के शो में। अहम शख्सियात के खिलाफ नैब केसेस, अहम तरीन फहरिस्त बेनकाब। शहबाज शरीफ के आमदन से जायद असासे, हैरान कुन हकाइक बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। और एक इंपॉर्टेंट लिस्ट आप कह सकते हैं। इस वक्त लिस्टों की तो बड़ी हम बात सुनते हैं कि ये लिस्ट बन रही है, ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट बन रही है, पॉलिटिशियंस की लिस्ट बन रही है, फेरिस्त बन रही है। तो ये जो बार बार सवाल उठता है बिलखुसूस लिस्टों के बारे में, तो आज एक लिस्ट आपको दिखाएंगे कुछ देर के अंदर, जिसमें आपको यह पता चलेगा कि वो कौन कौन सी अहम सियासी शख्सियात है जिनके खिलाफ इस वक्त नैब के केसेस चल रहे हैं। और ये केसेस या तो इंक्वायरी स्टेज में है, या इन्वेस्टिगेशन स्टेज में, या इस वक्त रेफरेंस के स्टेज पे आ चुके हैं, यानी प्रोसिक्यूशन में हो रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में लड़े जा रहे हैं। इस फेरिस्त को दिखाने का मकसद यह भी होगा आज प्रोग्राम में कि आपको यह बता सकें कि बिलखुसूस कितने केसेस नैब ने सूबे पंजाब में, कितने केसेस नैब ने सूबे सिंध में, और कितने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में नैब ने टेकअप किए हुए हैं। ये जो हम बार बार तनकीद सुनते हैं नैब के ऊपर कि जी नैब हमारे सूबे में एहतसाब कर रहा है, फला सूबे में एहतसाब नहीं हो रहा, या जी फला सूबे में एहतसाब हो रहा है तो हमारे सूबे में एहतसाब नहीं हो रहा। बाज दफा जिसके ऊपर भी इस वक्त एहतसाब का जो शिकंजा है वो सख्त किया जाता है, तो उसके बाद उसकी जानिब से एतराजात उठते हैं कि तरीक़ाकार नैब का सही नहीं था, या ये बिला तफरीक एहतसाब नहीं है, या ये अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस प्रोविंसेस नहीं हो रहा, ये किसी एक सूबे को टारगेट किया जा रहा है। तो ये अहम तरीन जो तनकीद है इस वक्त, आज इसका जवाब भी आपको इस फहरिस्त से मिल जाएगा। और इस फहरिस्त को आपको दिखाते चलते हैं, क्योंकि इस इंपॉर्टेंट फहरिस्त में सूबा सिंध से मैं शुरुआत करूंगा। ये हमने जराए से हासिल किया ये फहरिस्त, और इसमें तकरीबन 19 नाम ऐसे हैं जिनका ताल्लुक सूबा सिंध से है। और पहला नाम ही जो इस वक्त है वजीर आला सिंध का है, जो इस वक्त मौजूदा वजीर आला सिंध है, मुराद अली शाह साहब उनका नाम है, जिनके ऊपर स्टैफ्टा के हवाले से एक मिसयूज ऑफ अथॉरिटी एंड अपॉइंटमेंट, जो इलीगल अपॉइंटमेंट्स के हवाले से एक केस है, जिसकी इस वक्त नैब के पास केस इस वक्त मौजूद है। इसी फहरिस्त के अंदर बाबर गौरी साहब, जो कि इस मुल्क में इस वक्त नहीं है, उनके खिलाफ इलीगल अपॉइंटमेंट एंड केपीटी के हवाले से एक इन्वेस्टिगेशन का जिक्र है। सूबे सिंध में ही अगर बात करें तो इन 19 नामों में डॉक्टर आसिम हुसैन का नाम है। डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ एक रेफरेंस, बल्कि 2 रेफरेंस फाइल हुए हैं इस वक्त। एक तो हमने देखा है कि जेजेवीएल और एक 462 बिलियन रुपीस का रेफरेंस उनके खिलाफ फाइल है। आगा सिराज दुरानी साहब, जो कि स्पीकर सिंध असेंबली, इनके खिलाफ इंक्वायरी इन इलीगल एसेट्स, इलीगल अपॉइंटमेंट्स केस है। सुहेल अनवर सियाल, जो कि एक्स होम मिनिस्टर सिंध है, उनके खिलाफ इंक्वायरी इन एसेट बियॉन्ड नोन सोर्स ऑफ इनकम का केस इस वक्त सूबा सिंध में मौजूद है, नैब सिंध के पास, यानी कराची और सक्खर दोनों की बात हो रही है। रऊफ सिद्दीकी साहब, एक्स मिनिस्टर, इन्वेस्टिगेशन एंड मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, एमक्यूएम से आपका ताल्लुक। शर्जील इनाम मेमन साहब, हम जानते हैं जी, वो इस वक्त जेर हिरासत है नैब के, और उनके खिलाफ इंक्वायरी और रेफरेंस स्टेज में आ चुकी है मामला। इसी तरह जिया लंजार, वसीम अख्तर, मेयर कराची, इस वक्त इनके खिलाफ तकरीबन जो करप्शन के केएमसी फंड्स के अंदर मामला है 6-7 अरब रुपए का, उसकी इंक्वायरी चल रही है। जाम खान शोरो, फॉर्मर मिनिस्टर, जिनके रिसेंटली बेल उनको हासिल हुई थी, इनके अरेस्ट वारंट जारी हो चुके थे। आदिल सिद्दीकी, फॉर्मर मिनिस्टर, एजाज जाकरानी, लियाकत जतोई, पीर सबुतुल्लाह राशिदी, सिद्दीक मेमन, जो कि एक्स चीफ सेक्रेटरी सूबा सिंध के, गुलाम हैदर जमाली, एक्स आईजी सिंध, और नवाब मोहम्मद तैमूर तालपुर, जिनके खिलाफ इंक्वायरी इन एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस चल रहा है। मंजूर कादिर, डीजी एसबीसीए, जो कि कहा जाता है कि कनाडा में मौजूद है, और उनके रेड वारंट्स के लिए भी नैब अप्रोच कर चुका है। और मंजूर वसान, एक्स मिनिस्टर, एसेट बियॉन्ड नॉन सोर्सेस ऑफ इनकम का केस इनके खिलाफ भी इस वक्त नैब में है। यह फहरिस्त है जी सिंध की। आगे बढ़ते हैं और बात आती है खैबर पख्तूनख्वा की, क्योंकि जिक्र होता है, कहते हैं जी पंजाब में हो रहा है या सिंध में हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, उधर क्यों नहीं कुछ हो रहा, पीटीआई की हुकूमत में क्यों नहीं कुछ कर रहा है। तो ये आप सुनते चले, परवेज खटक साहब, फॉर्मर सीएम केपी के, यानी खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर आला केपी, इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन इन मिसयूज ऑफ अथॉरिटी इन लीज ऑफ मालम जब्बा लैंड 275 एकर्स, खैबर पख्तूनख्वा में केस चल रहा है। अमीर मुकाम, जिनके बारे में कुछ तफसीलात आगे चल के प्रोग्राम में आपको बताऊंगा, अभी एक्स एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ साहब के, इनके खिलाफ एक केस चल रहा है, इंक्वायरी इन एसेट बियॉन्ड नोन सोर्सेज ऑफ इनकम। अस्मा अरबाब आलमगीर, अकरम दुर्रानी, मुरीद काजिम, कैप्टन मोहम्मद सफदर, जो कि नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं, उस्मान सैफुल्लाह, सेनेटर उस्मान सैफुल्लाह, आजम खान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, और ये वही केस है मालम जब्बा वाला,
जिसमें परवेज खटक साहब के खिलाफ भी एक इंक्वायरी चल रही है या मामला इस वक्त आगे बढ़ रहा है। इसी तरह नईम खान एक्स फेडरल सेक्रेटरी, मलिक नवेद एक्स आईजी खैबर पख्तूनख्वा, तारिक हयात खान एक्स फेडरल सेक्रेटरी एक्स डीजी पीडीए, अमजद अली खान एक्स चीफ सेक्रेटरी केपीके, सिकंदर अजीज एक्स एडवाइजर सीएम केपी, और इसी तरह नवाबजादा महमूद जेब शेर आजम एक्स मिनिस्टर केपी, जियाउर रहमान कमिश्नर अफगान रेफ्यूजीज केपी, मलिक कासिम एक्स एडवाइजर टू सीएम केपी, और आसिम खान नाजिम पेशावर डिस्ट्रिक्ट हाफिजुर रहमान आखिरी नाम है एक्स सेक्रेटरी केपी। तकरीबन 19 केस सूबा खैबर पख्तूनख्वा के नैब के पास इस वक्त मौजूद हैं। 19 आपको बताया सूबा सिंध के, 19 खैबर पख्तूनख्वा के। ये होता है जी बिला तफरीक एहतसाब। जो बात है उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रख रहे हैं, कोई रिटोरिक नहीं, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रख रहे हैं। बलूचिस्तान की बात करते हैं जहां तकरीबन 9 केसेस का जिक्र है, जिसके अंदर साबिक वजीर आला जो डिग्री के हवाले से मशहूर थे असलम खान रईसानी, एसिड बियॉन्ड मींस की इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसी तरह सनाउल्लाह जहरी जो कि वजीर आला बलूचिस्तान थे साबिक, इनके खिलाफ एक इंक्वायरी। खालिद लांगू एक्स एडवाइजर सीएम ऑन फाइनेंस, मुश्ताक रईसानी एक्स सेक्रेटरी फाइनेंस जो कि रंगे हाथों पकड़े गए थे पैसों के साथ, असफन यार खाकर जो कि एक्स मिनिस्टर फॉर फूड बलूचिस्तान है, मिस्टर मोहम्मद आसिम कुर्द एक्स मिनिस्टर फॉर फाइनेंस बलूचिस्तान, मीर शाहजहां जो कि एक्स एमडी पीटीसीएल है बलूचिस्तान साहब का ताल्लुक है, सादात अनवर एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, रहमत बलोच हेल्थ मिनिस्टर बलूचिस्तान, और ये बलूचिस्तान की फहरिस्त यहां इख्तिताम होती है। 9 नाम आपको बताएं बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक है, जिनके खिलाफ नैब के केसेस चल रहे हैं। तो 19 सूबे सिंध के, 19 खैबर पख्तूनख्वा के, 9 इस वक्त बलूचिस्तान के, और पंजाब में आते हैं जहां तकरीबन 20 नाम ऐसे हैं जो मैं आपको बता सकता हूं। पहला नाम नवाज शरीफ साहब का, जिनके खिलाफ हम सब जानते हैं मशहूर केस जो उस वक्त चल रहे हैं। दूसरा नाम शौकत अजीज साहब का जो डिक्टेटर के जमाने प्राइम मिनिस्टर थे। आप कहते हैं जी कि उस जमाने का एहतसाब नहीं हो रहा, उधर का भी एहतसाब हो रहा है। उनके खिलाफ इंक्वायरी एंड एसेट बियॉन्ड नोन सोर्सेस ऑफ इनकम की। राजा परवेज अशरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक, एक्स प्राइम मिनिस्टर, इनका केस ईओबीआई के हवाले से और आरपीपीएस के हवाले से 12 रेफरेंसेस फाइल हो चुके हैं। सैयद यूसुफ रजा गीलानी एक्स प्राइम मिनिस्टर, चौधरी शुजात हुसैन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, शहबाज शरीफ एक्स सीएम पंजाब, चौधरी परवेज इलाही एक्स सीएम पंजाब, इसहाक डार एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, ख्वाजा साद रफीक एक्स मिनिस्टर, ख्वाजा आसिफ शौकत तरीन एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, राना मशूद एक्स मिनिस्टर पंजाब, हनीफ अब्बासी एक्स एमएनए जो कि इस वक्त जेर हिरासत है, अलीम खान जो कि लोकल गवर्नमेंट और सीनियर मिनिस्टर है पंजाब के, उनके खिलाफ एक इंक्वायरी इन करप्शन एंड हैविंग ऑफशोर कंपनीज मामला चल रहा है। जुल्फी बुखारी स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन ओवरसीज पाकिस्तानीज, इनका नाम भी इस फहरिस्त से मौजूद है पंजाब से। अली अरशद हकीम अब्दुल्ला यूसुफ, ये एक्स चेयरमैन एफबीआर है, इनके खिलाफ एक मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का केस। और फिर द ग्रेट एंड द रीनोन फवाद हसन फवाद का केस है जो इन्वेस्टिगेशन इन आशियाना इकबाल केस है, एसेट बियॉन्ड मींस के हवाले से इंक्वायरी भी है। इनके असासाजात की तो कोई मालियती लगाई जा रही है, हिसाब के कितने सारे हैं। तो ये तो मामलात हुए हैं जी जो आप कह सकते हैं कि कितने केसेस हैं नैब के। और मैं आपको ये बताता चलूं कि 19 सिंध से, 19 इस पर जो है वो खैर पख्तूनख्वा से, 9 बलूचिस्तान से, 20 पंजाब से। लेकिन इन तमाम में तमाम सियासी जमातों के लोग शामिल हैं। इसमें एमक्यूएम है, इसमें पीएमएलएन है, इसमें पीपल्स पार्टी है, इसमें पीटीआई है। तो ये जो अहम तरीन एतराज उठता है नैब के ऊपर कि नैब बिला तफरीक एहतसाब नहीं कर रहा, तो वो एहतसाब जो बिला तफरीक हो रहा है उसकी फहरिस्तों के साथ आपके सामने स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। लेट्स गो टू अ गेस्ट, मियां अशफाक अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर कानून और नैब के केसेस को बड़ा गहरे समझते हैं, गहरी नजर गौर और फिक्र रखते हैं इस मामले पर। मियां साहब हमें शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियोज में। सर ये फहरिस्त है और इसमें बड़े बड़े नाम और भी थे। आज चीमा का नाम है, अयाज खान न्याजी, रियाज हुसैन पीरजादा, डॉक्टर बाबर अवान जिन्होंने इस्तीफा दिया था अभी, अख्तर नवाज, अंजुम अकील, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी। सर नैब तो लग रहा है पूरे मुल्क में काम कर रहा है इस वक्त। मियां साहब ये फिर क्यों एतराज उठता है कि एक जगह काम हो रहा है एक जगह नहीं हो रहा? थैंक यू। आपने दुरुस्त फरमाया कि देयर वाज अ टाइम अबाउट 2 years बैक एंड दिस रिटोरिक हैज़ बीन रिपीटेडली argued and this exception has been taken by every political party के पाकिस्तान में ना तो एहतसाब में जो एंटी करप्शन ड्राइव है उसकी ट्रांसपेरेंसी है और ये चेरी पिकिंग की जाती है, पिक एंड चूज़ के केसेस बनाए जाते हैं। लेकिन अब जैसा आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स हाईलाइट किए हैं,
दिस इज़ क्वाइट ट्रांसपेरेंट कि पूरे मुल्क में ना कोई ऐसी सियासी जमात है जिसके खिलाफ बिला तफरीक तसाबुर है, ना कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट है चाहे मौजूदा या साबका, ना कोई ऐसे बिजनेस कम्युनिटी के लोग जिन्होंने इन टर्म्स ऑफ कोई इलीगल अवार्ड्स जिनको कोई कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए गए हैं, कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके खिलाफ अब बिला तफरीक एहतसाब नहीं हो रहा। ना सिर्फ ये बल्कि आपने देखा कि कुछ ऐसे प्राइवेट लोग जिन्होंने पब्लिक एट लार्ज के साथ चीटिंग के केसेस थे, हाउसिंग सोसाइटीज डेवलप कर ली, बड़ी बड़ी सोसाइटीज, बड़े बड़े पाकिस्तान के वो लोग जिन पे कभी भी जिंदगी में अनइमेजिनेबल लेवल पे जब एक्सपेक्ट ही नहीं किया जाता था कि इनका एहतसाब होगा या ऐसा मुमकिन भी हो सकता है। आप देख रहे हैं कि नैब ने आगे बढ़कर विदाउट क्रिएटिंग एनी एक्सेप्शन कि जैसे देखा जाए कि जी अमीर के लिए मुख्तलिफ कानून है, गरीब के लिए मुख्तलिफ कानून है, शायद किसी एक सियासी जमात को टारगेट किया जा रहा है। अब ये तमाम चीज़ें आपको वाज़े तौर पर इन्हीं फैक्ट्स एंड फिगर की बेसिस पे जाहिर होती नजर आ गई हैं। आई डू नॉट फील लाइक कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास या किसी फर्द वाहिद या नॉन इंडिविजुअल के पास पाकिस्तान में एटलीस्ट ये एक्सक्यूज रह गई है कि अब अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही। एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी ग्रेट एस्पेक्ट्स ऑफ एंटी करप्शन ड्राइव कि आप ऐसी अकाउंटेबिलिटी करें जो कि ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें आपको इक्वालिटी नजर आए और आप किसी किस्म की आपको तफरीक नजर ना आए। तो ये अब वक्त आ गया जी कि मुल्क बदल रहा है। आपने बहुत से केसेस ऐसे रेफर किए हैं जिसमें मैं खुद भी एज ए डिफेंस लॉयर बहुत से लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बट आई टेल यू वन थिंग, एज फार एज द वर्किंग ऑफ नैब इन टर्म्स ऑफ प्रोसिक्यूटिंग पीपल अक्रॉस द बोर्ड इज कंसर्न, वो बिल्कुल ठीक जा रही है। हाउएवर ये भी कहना एट द सेम टाइम जायज है कि तमाम केसेस जो बनाए जा रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस, वो भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कानूनी इंसाफ के तकाजों को पूरा करके बना रहे हैं। बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें नैब भी डिफेक्टिव और फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करती है, लेकिन उसको भी देखना एट द सेम टाइम हमारे लिए जरूरी है। सही, ठीक है मियां साहब। और ये कि इससे पहले कि ब्रेक पे जाएं, 3 नाम इस्लामाबाद से भी हैं, तो आपको जब हमने तमाम सूबों का जिक्र किया तो जो कैपिटल हमारा इस वक्त है इस्लामाबाद, वहां के 3 केसेस हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी इंक्वायरी इन मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, अंजुम अकील खान इन्वेस्टिगेशन एंड पुलिस फाउंडेशन केस, अख्तर नवाज जो कि इंक्वायरी है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के हवाले से। 3 नाम इस्लामाबाद से भी आपके सामने रखे हैं। एंड वील टेक अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक और अहम फहरिस्त है। लेकिन फहरिस्त क्या है? यह फहरिस्त है असासाजात की फहरिस्त। किसके असासाजात की फहरिस्त, यह बताऊंगा ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन हकायक आपके सामने रख रहे हैं, और ये हकायक ताल्लुक रखते हैं नैब की कारकर्दगी से। आपको बताया जी कि किस तरह सूबे सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब, वो अहम तरीन केसेस नैब के क्या हैं जो आपको दिखाया इस वक्त, और नंबर्स के साथ बताया कि तमाम पार्टीज अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी बिला तफरीक एहतसाब जो है वो चेयरमैन जावेद इकबाल साहब की सरबराही में नैब इस वक्त कंडक्ट कर रही है। कानूनी एतबार से भी समझाने की कोशिश करिए कि इस मामले में अहम तरीन जिस तरह नैब बढ़ रही है उसकी क्या रेलेवेंस बनती है। एक और अहम फहरिस्त मेरे पास इस वक्त मौजूद है। हमने रिसेंटली खबर सुनी और इस खबर के मुताबिक बताया गया कि रिसेंटली नैब लाहौर ने यह फैसला किया है कि एसिड बियॉन्स, और नैब ने फैसला किया मजमूई तौर पर कि शहबाज शरीफ एक सीएम पंजाब और अपोजिशन लीडर इन द नेशनल असेंबली, उनके खिलाफ एक एसिड बियॉन्ड मींस की इंक्वायरी स्टार्ट करने का नैब ने फैसला किया। उनके असासाजात उनकी इनकम को रिफ्लेक्ट नहीं करते, आप कह सकते हैं नाजायज असासे हैं या क्या हैं, जिसकी तहकीकात का फैसला नैब की तरफ से हुआ है। वो असासाजात क्या हैं और उनकी क्या फहरिस्त है, ये आपको हम दिखा देते हैं आज प्रोग्राम में। उन असासाजात में जो हमने जराए से हासिल की, जो पहली फहरिस्त आपने देखी वो भी जराए से हासिल की थी, और ये फहरिस्त भी हमने जराए से हासिल की है। ये साल 2008 से जो उनके एसेट्स की वर्थ है फ्रॉम 2008, ये उनकी वर्थ आपको डिटेल में पहले नाम वाइज देख लेते हैं कि जो कौन कौन से एसेट्स हैं, फिर पूरी टोटल बताते हैं। रमजान शुगर मिल 7 अरब रुपए, ये वर्थ ऑफ एसेट्स है। गल्फ शुगर मिल 9 अरब रुपए, अल अरेबिया शुगर मिल्स 5 अरब रुपए, शिनोट पावर प्लांट 11 अरब रुपए, इसी तरह फीड मिल्स 3 बिलियन रुपीस, डिस्टिलरी 4 बिलियन रुपीस,
डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर जो आपके एसेट्स हैं वो तकरीबन 1.5 बिलियन रुपीस के हैं। सोलर पावर तकरीबन आधे अरब 0.5 बिलियन रुपीस, और सोलर पावर के बाद लैंडेड प्रॉपर्टी 4 अरब रुपए की। डोंगा गली रेजिडेंस, इसकी मालियत बनती है तकरीबन 0.4 बिलियन रुपीस। जौहर टाउन रेजिडेंस 0.7 बिलियन रुपीस। 96H मॉडल टाउन 0.5 बिलियन रुपीस। 3 तो रेजिडेंसेज हैं। लंदन में 2 अपार्टमेंट्स जो जिनकी मालियत तकरीबन 0.5 बिलियन रुपीस बनती है। इत्तफाक फाउंड्री की जो जमीन है और जिसके बारे में डिटेल में लिखा है कि नाउ कन्वर्टेड इनटू अ मेगा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, बहरिया अल रहमत प्रोजेक्ट, अप्रोक्सीमेटली 700 कनाल, जिसकी मालियत है 20 बिलियन रुपीस। और ये जो मालियत है इसके साथ भी ब्रैकेट में लिखा है कि दिस इज बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोजेक्ट। ये माशाल्लाह फहरिस्त इस वक्त है। अब ये उनको जो उनके असासे आप देख रहे हैं, ये तो हम तफसीलात में जाएंगे कि ये उनको इनहेरिटेंस से मिले हैं या ये उन्होंने बनाए हैं, या बनाए तो कैसे बनाए, नैब तहकीकात कर रही है। लेकिन इसके बाद एक अहम बात ये लिखी है कि बेनामी एसेट्स जिसकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बनती है 20 बिलियन रुपीस अप्रोक्सीमेटली, तो टोटल अमाउंट जो बनती है दैट इज अराउंड 87.1 बिलियन रुपीस। तकरीबन 90 अरब आप कह सकते हैं रुपए बनती है, 90 अरब रुपए बनती है इनके एसेट्स की मालियत। दैट इज द वर्थ ऑफ हिज एसेट्स जो फ्रॉम 2008 से हम बात कर रहे हैं। इसमें आगे लिखा है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स नॉट पेड टू द गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ अबाउट 5 to 6 बिलियन रुपीस वर्थ ऑफ स्टील स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज शेड मशीन टूल्स फर्नेसेस रोलिंग मिल्स एटेस्ट्रा। तो ये सर 87 बिलियन रुपीस की मालियत बनती है। इसमें अपार्टमेंट्स हैं, इसके अंदर घर हैं, इसके अंदर बंगले, इसके अंदर मिल्स हैं, शुगर मिल्स हैं, इसमें फीड मिल्स हैं। और नैब तहकीकात कर रहा है कि ये आपने 57 अरब रुपए 87 बिलियन रुपीस किस तरह आपने एक्यूमुलेट किए हैं, आपकी क्या सोर्सेस ऑफ इनकम थी। राना अजीम साहब सीनियर सहाफी हैं, तहकीकाती सहाफी हैं। राना साहब आपकी तहकीकात क्या कहती है? आपके पास इतने असासे इतने टाइम में मेरे पास बन सकते हैं, एक आम शहरी का बन सकते हैं 87 बिलियन रुपीस 10 साल के अंदर। राना साहब कैसे बन सकते हैं? ये मिले कहीं से इनहेरिटेंस में या क्या हुआ? ये आपने उनको बेनकाब कर दिया जो 4 रोज से शोर चाह रहे थे कि हमने कभी नाजायज काम नहीं किया, हमने कोई करप्शन ऐसे सामने लाई। लेकिन आज आपने जैसे करप्शन उनकी बेनकाब की है, इस बार पूरी कौम जो है आपको हराजे तहसीन भी करती है। जहां तक आपने बात किया कि क्या ये वाकई ये एहसासे बन सकते हैं, ये किसी सूरत में नहीं बन सकते, किसी सूरत में भी। देखिए आप अगर आपको इसको देखना शुरू कर दें कि पर डे क्या ऐसा कौन सा दुनिया का कारोबार था में इनको 51 लाख रुपया रोजाना की प्रॉफिट आती थी। जरा आप उसमें देखना शुरू कर दें, उसमें छुट्टियां निकाल दें, उसमें वो वीकली ऑफ खत्म कर दें जिन दिनों में कारोबार नहीं होता, तो उसमें फिर भी आप करें इतना बड़ा प्रॉफिट है इनके पास, इतना बड़ा प्रॉफिट है। और उसके बाद जिन कारोबार का इन्होंने जिक्र किया है, उन कारोबार में अगर आप देखें पिछले दिनों में जाएं तो उनमें इनकी दौरे हुकूमत में कहा जाता रहा कि शुगर के काम में इतना नुकसान हो गया, डेयरी के काम में इतना नुकसान हो गया, फला कारोबार में इतना नुकसान हो गया। वो नुकसान जो इनकी हुकूमत खुद गिनवाती रही है कि इस वजह से हो गया, इस वजह से हो गया, तो ये पैसे कहां से हो? तो ये जो रस्में सामने आई है, ये जो अमाउंट सामने आई है, इससे बहुत ज्यादा अमाउंट सऊदी अरब में इनके पास है। सऊदी अरब के अंदर इनके 3 ऐसे कारोबार हैं जिनके हवाले से बाकायदा सऊदी हुकूमत का जो एक सरकारी एक पेपर है जिसे सऊदी गजट कहते हैं, उसमें भी आ चुका है कि इनके वहां पर 3 ऐसे कारोबार हैं जिसमें हमजा शहबाज के अलावा सलमान शहबाज जिसको देखते हैं, जिसको हसन हुसैन नवाज भी देखते थे, और एक अरबी शहजादा जो गिरफ्तार हुआ था जिससे बहुत सी रकम सऊदी हुकूमत ने वापस ली थी, उसने कहा था इनमें से इतना हिस्सा जो है वो शरीफ खानदान का है। तो उसमें भी आप देखते चले। उसके बाद आप जरा लंदन में चलेंगे, फिर आप तुर्की के अंदर जाए, इनके तुर्की में कौन कौन से कारोबार है, किस किस के साथ कारोबार है, इन्होंने किस किस शख्स को आगे लगाया हुआ है जिसे आप बेनामी जायदाद कह रहे हैं या बेनामी असासाजात कह रहे हैं, उसमें इन्होंने किन किन लोगों को आगे लगाया हुआ है। ये जो पाकिस्तान के अंदर अरबों रुपए की इनकी जायदाद सामने आई है, अरबों रुपए के कारोबार सामने आए हैं, इससे कई गुना ज्यादा जो है वो सऊदी अरब के अंदर, तुर्की में और उसमें लंदन में मौजूद है। इसके अलावा आप पाकिस्तान के अंदर अगर बात करते हैं तो मैं आपको लाहौर शहर के अंदर, सिर्फ लाहौर शहर के अंदर 13 ऐसी प्रॉपर्टीज दिखा सकता हूं जो इन मियां शहबाज शरीफ, हमजा और सलमान शहबाज जो है उनके नाम की है, जो उन्होंने रखी हुई है, जिसे अब जो रिपोर्ट मांगी गई है उसमें आ जाएगा। उसके बाद आप जरा ये है कि एक एडवर्टाइजिंग कंपनी शहबाज शरीफ की हिदायत पर सलमान शहबाज बनाता है,
उसमें ऐड दिए जाते हैं, बेइंतहा पैसा आता है, और उसके 3 रोज बाद जब उसको कर दिया जाता है सारा, तो 3 रोज बाद रिकवरी लेने के बाद उसे अचानक बंद करके खत्म कर दिया जाता है। वो 13 अरब रुपया है, उसका 13 अरब रुपया है, जिसकी बकायदा इंक्वायरी चल रही है और उसमें बहुत से अहम इंकशाफात सबूत मिल चुके हैं। उसके बाद आप आ जाए कि वहां से आप निकलते चिन्योट में, जो इन्होंने चिन्योट मिल जो है, उसके बाद वहां पर जो पुल बनाया गया, जो सड़क बनाई गई, उसकी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उसके अंदर पार्टनर कौन था? अगर आप देखें तो उसके अंदर पार्टनर जनाब अली इमरान थे। जब अली इमरान उसमें पार्टनर होते हैं तो अली इमरान कौन है? मियां नवाज शरीफ के सॉरी मियां शहबाज शरीफ के दामाद है। तो वो पैसा भी इन्हीं के खाते में गया। और बहुत सी यहाँ पे लाहौर में एक बिल्कुल हमीद लतीफ हॉस्पिटल के साथ बना हुआ जो प्लाजा है, अभी तो उसमें सलमान शहबाज के जो है वो हिस्सेदारी है। सलमान शहबाज मियां शहबाज शरीफ का बेटा है, कोई दूर का रिश्तेदार नहीं है। तो अभी तो ये सर ये अच्छा, ये तो आपने तफसीलात बताई ना सारी, तो इस पर राना साहब ये तो लिस्ट है पूरी, जो डॉक्यूमेंट्स की यानी जो लिस्ट है पूरी के जितने इनके असासाजात हैं। अभी इस सिलसिले में इस केस की डेवलपमेंट आपके पास क्या है? हम ये फहरिस्त हमने जराए से हासिल किया, आपके जराए इस बारे में, क्योंकि हमने हमजा शहबाज, सलमान शहबाज को जाते हुए देखा है, मतलब वहां बुलाया गया उनको, फिर हमने ये सुना है जी कि एसेट बियॉन्ड मींस की इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है। तो ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बनता है, या डज ही हैव एनी डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग के वो बता सके कि एविडेंस है नहीं जी कि ऐसा नहीं हुआ है? देखिए जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, और मुझे इस बात की बाकायदा इंफॉर्मेशन ही नहीं, मुझे मेरे जो सराय है उन्होंने तस्दीक भी की है कि 4 लोग ऐसे हैं जो इस हवाले से इनके खिलाफ गवाही दे चुके हैं। अच्छा। जो इन्हें बता चुके हैं कि जनाब ये जो असासाजात हैं, ये जो बेनामी जायदादें हैं, इन्होंने किस किस तरीके से बनाई। इवन उसमें फवाद हसन फवाद और राहत चीमा के अलावा भी एक LDA का आला अफसर जो है वो, और एक पंजाब हुकूमत का इनका बड़ा चहेता ब्यूरोक्रेट जो इस वक्त भी पंजाब हुकूमत में एक अहम जिम्मेदारी पर लगा हुआ है, एक बाकायदा वो चेयरमैन है का, उसने भी जाके ये नैब को बयान दे दिया हुआ है और बयान रजिस्टर्ड हो चुका है। और इनके ये जो जायदादें निकली हैं, इनके ये जो सारे असासाजात सामने आए हैं, इस हवाले से जो इंक्वायरी शुरू हुई है उसमें बाकायदा सबूत हासिल करने के बाद ये काम शुरू हुआ है। और वो सबूत जो है इतने मजबूत सबूत है कि उसकी मिनिसी बिना पर शहबाज शरीफ के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन होगा, और वो एक्शन जो है वो ठीक है। अच्छा, मैं ये राना साहब आपने बताया डिटेल है, मियां अशफाक साहब आपसे मुझे पूछना था कि क्या नाम है, जो कानूनी तौर पर कितना मुश्किल या आसान होता है ऐसे केस को साबित करना एसेट बियॉन्ड मींस के, लेकिन वील आस्क यू आफ्टर दिस ब्रेक। हमें ब्रेक आ रहा है तो हम आपकी तरफ भी आएंगे, और बड़ी दस्तावेजात उस पर है। मेरे पास एक और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एक और इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर का, जिनको नैब ने समन किया है, और ये कौन सी शख्सियत है और ये शहबाज शरीफ साहब का क्या ताल्लुक है इन एसेट से, और ये सारे हकायक आज ही करेंगे बेनकाब इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन हकायक रख रहे हैं जिनका ताल्लुक है इस वक्त नैब के उन अहम केसेस से जो पूरे पाकिस्तान में, पंजाब, खैर पख्तूनख्वा, सूबा सिंध, बलोचिस्तान में चल रहे हैं। और ये अहम केस जो आपको दिखाया इस वक्त, एसेट बियॉन्ड मींस इंक्वायरी अगेंस्ट एक्स CM पंजाब एंड ऑपोजिशन लीडर इन द नेशनल असेंबली शहबाज शरीफ साहब, और ये 87.1 बिलियन के वर्थ एसेट्स इनके 2008 के बाद से। नैब किस तरह आगे बढ़ेगा? मियां अशफाक साहब, आप कानूनी तौर पर समझाएं, ये एक क्राइम अगर है और अगर ये है 87.1 बिलियन, नैब कानूनी तौर पर आप कानून के लिहाज से बताएं कैसे प्रूव करता है इसको? फिर हमारे साथ शहजाद भट्टी साहब भी होंगे, साबिक DG नैब, आपकी नजर में क्या होना चाहिए? प्राइमरीली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज दैट यू कैन होल्ड। एक वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपके पर्सनल नेम पे है, यानी कि इंडिविजुअल नेम्स पे हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज वो जो कि बेनामी प्रॉपर्टीज हैं, और तीसरी प्रॉपर्टीज वो जो कि आप नॉन इंडिविजुअल्स यानी कि कंपनीज के नाम पे रखते हैं। तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेशन ऑफ एसेट्स होती है कि आप ये बताया जाए कि ये चीज़ें आप ही के नाम पे हैं या आपकी शेयर होल्डिंग में हैं। सब दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंग्रेडिएंट इन द केसेस ऑफ एसेट बियॉन्ड मींस। नंबर 2, आपने ये देखना है कि क्या उन एसेट्स की 2 तरह की जो है वो आगे फर्दर आपने उसको डिवाइड करना है। एक वो जो डिक्लेरेशन आपने दी हुई है FBR के पास, और दूसरे वो जो आपने डिक्लेयर नहीं किए।
तीसरी चीज वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने उन तमाम एसेट्स की इवैल्यूएशन लिखवानी है। अब ये जो प्राइमरीली आपने डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, अब देखना ये इनमें से कितने ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि इन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स में डिक्लेयर किए हैं और उनकी ये वैल्यू इन्होंने सेल्फ क्लेमेटरी ये वैल्यू दी हुई है। अच्छा। और ये इवैल्यूएशन बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपने देखा पनामा केस में जो ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन दी और हाई कोर्ट ने अपील के दौरान सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया वो ये है कि आपने अगर किसी के एसेट बियॉन्ड मींस देखने हैं तो आपने सबसे पहले देखना है कि इसके सोर्सेज जो जेन्युइन लेजिटिमेट सोर्सेज हैं उसकी वैल्यू क्या थी, और जो एसेट बियॉन्ड इनके मींस के बियॉन्ड है उसकी वैल्यूएशन कैसे है। तो आपने देखा कि लंदन फ्लैट्स में हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में लिखा कि आपने जो लंदन के फ्लैट्स की वैल्यूएशन नहीं लगवाई तो आपने किस तरह ये कंपैरेटिव एनालिसिस कर लिया और किस तरह अज्यूम कर लिया कि ये एसेट्स जो हैं वो इनके मीन से बियॉन्ड है। तो देखा ये जाएगा या तो एसेट्स की वैल्यू साथ लिखी हुई है, मियां साहब यहाँ पर एसेट्स की वैल्यू साथ रखी हुई है और इसके साथ एक और चीज लिखी है जो सेल्स टैक्स के हवाले से उन्होंने अगर नहीं दिया है 5 से 6 हज़ार रुपए स्टील स्ट्रक्चर की उन्होंने सेल के हवाले से या लार्ज शेड मशीन उसकी खरीदारी में जो या उन्होंने खरीदो फरोख्त में जो सेल्स टैक्स नहीं दिया तो ये अलग केस होता है। अगर सेल्स टैक्स नहीं दिया ये तो एफबीआर का मामला होता है, ये नैब के उसमें आएगा डोमेन में ये वाला मामला अगर सेल्स टैक्स नहीं दिया तो। देखें आप वो ये तो फिर टैक्स इवेजन का केस है। नॉट ओनली दैट द एफबीआर कैन टेक द कॉग्निजेंस जो सेल्स टैक्स का मामला है, बट एज वेल एज अगर आप देखते हैं कि अगर ये आपने मोड ऑफ सेल्स टैक्स हाइडिंग देखना है कि कंसीलमेंट किस मोड से की गई है। अच्छा। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि फोर्स प्रिपेयर किया गया है और जिससे नेशनल लॉस को नेशनल एक्सचेकर को लॉस क्रिएट किया गया तो फिर ये नैब का केस भी बन सकता है एफबीआर के साथ। नाउ एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ इवैल्यूएशन इज कंसर्न, जो आपने पेपर दिखाए हैं देखना ये है कि क्या ये नैब ने किसी प्रॉपर मार्केट के इवैल्यूएटर से सारी असेसमेंट करवा के ये लायबिलिटी इनकी या ये प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिटेक्ट की है, या ये ऐसी जो अपना शरीफ फैमिली में शबाज शरीफ साहब ने या उनकी कंपनीज ने या उन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में ये वैल्यू डिक्लेयर की है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने देखना ये है कि इनके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है। चले ठीक है ये एसेट्स इनके हैं और ये मानते हैं ये नहीं मानते या ये बेनामी एसेट्स हैं, ये इन्वेस्टिगेशन में देखा जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं लेकिन ये सब मुझे बता दें क्योंकि ये जो एसेट्स हैं ये इनकी मार्केट वैल्यू पर आप इसकी नैब आगे बढ़ेगी या इनकी बुक वैल्यू के हिसाब से इनको उस वक्त इंटरग्रेट किया जाएगा कि आपने उस वक्त इतने की खरीदी थी तो उस हिसाब से उस वक्त आपकी इनकम कितनी थी प्रोपोर्शनेटली, या आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से जांचा जाएगा कि आपने उस वक्त खरीदी थी तो आज मार्केट वैल्यू इतनी है फिर जांचा जाएगा। आपने करेक्टली पॉइंट आउट किया है, ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि मौजूदा मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप इसको मेजर करें या इसको इवैल्यूएट करें। इसकी हमेशा जब एसेट कोई परचेज किया जाता है उसकी असेसमेंट जो है वो इवैल्यूएशन हमेशा परचेज प्रॉपर्टी परचेज करने पे या एसेट परचेज करने पे टाइम पे जो वैल्यू थी उससे हमेशा देखा जाएगा कि उस वक्त जब आपने ये प्रॉपर्टी परचेज की थी उस वक्त आपके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या थे और आपने कितने में परचेज की। आज की वैल्यू पे कतई तौर पर इसको मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मैं अगर ये कहूं ये 87.1 बिलियन तो इसमें बेनामी एसेट्स और दीगर तो ये तो मुझे मार्केट वैल्यू लगती है, दिस इज नॉट बुक वैल्यू। अगर देखें मैं अपेरेंटली टू मी ये मार्केट वैल्यू होगी 87.1 बिलियन रुपीस। आपको क्या लगता है? जी आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं 100% आपसे एग्रीमेंट करता हूं, आपके एनालिसिस बड़े करेक्ट है जी। ये जो आपने कुछ प्रॉपर्टीज इसमें से रेफर की हैं, आई एम पर्सनली प्रीवी टू सर्टेन इन्फॉर्मेशन कि ये बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जो इनहेरिटेड भी हैं और ये प्रॉपर्टीज 1990 से इनके पास हैं। उस वक्त प्रॉपर्टीज की वैल्यू शायद टेंस ऑफ बिलियंस में थी, कुछ करोड़ों में थी, लेकिन आज वो एसेट्स जो हैं वो एप्रिशिएट होके बिलियंस में चले गए हैं। पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली आई एम रेफरिंग टू जो आपने 700 प्लॉट्स जो आज का बताया, ये इत्तेफाक फाउंड्री थी जो बहुत पुरानी एक पूरी फैमिली की, ये पूरा एक नवाज शरीफ साहब और इनके वाले साहब के जितने भाई थे उनके नाम पे ये इत्तेफाक ग्रुप की एक फाउंड्री थी जो कि बाद में इनके एसेट्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और उनमें से इनका शेयर बना है। तो जब ये 1990s में 80s 90s में ये लगाया गया था तो उस वक्त इसकी वैल्यू डिफरेंट थी। आज वो प्रॉपर्टी की वैल्यू आफ्टर 30 ईयर्स एप्रिशिएट होकर जो है वो थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइम्स बढ़ चुकी है। तो ऑफ कोर्स उस वक्त जो करोड़ों की प्रॉपर्टी थी वो अरबों में आ गई है। ऑन द फेस ऑफ इट तो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपसे एग्री करता हूं कि बिल्कुल ऐसे ही है कि ये मार्केट वैल्यू के लिहाज से उसकी लैंड ऑफ इत्तेफाक फाउंड्री की वैल्यू 20 अरब रुपए लगाई गई है। खैर एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी पे भी मैं आता हूं और शहजाद भट्टी साहब को भी प्रोग्राम में हम साबिक डीजी नैब शहजाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी साथ हैं और मियां अशफाक साहब भी साथ हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी आपको हमने एक फेहरिस्त दिखाई थी कि नैब के कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस मुख्तलिफ सूबों में चल रहे हैं। तो एक लेटेस्ट आपको डेवलपमेंट बताते चलें क्योंकि अमीर मुकाम साहब जो कि एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर थे और एक्स एमएनए थे,
उनको कॉल अप नोटिस जारी किया गया है और दिस कॉल अप नोटिस इज इशूड टू द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 19 इंक्वायरी अगेंस्ट अमीर मुकाम, advisor to the ex-Prime Minister of Pakistan and others regarding corruption and corrupt practices, accumulation of assets beyond known sources of income. ये भी वही मामला है, known source of income, और in view thereof you are called upon to appear before combined investigation at NAP खैर पख्तूनख्वा PDA complex। और फिर आगे ये 31 तारीख यानी कल की तारीख है जब अमीर मुकाम साहब को तलब किया गया है NAP की तरफ से। शहजाद भट्टी साहब, हम बात कर रहे थे नैब किस तरह अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी कर रहा है, खैर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलोचिस्तान से चारों तरफ मामला चल रहा है। ये तनकीद फिर क्यों करते हैं लोग, और क्या इस तनकीद का कोई जवाज या जस्टिफिकेशन है भी या नहीं होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिफान, ये जो तनकीद है ये एक थर्मामीटर है, बैरोमीटर है जो बताता है कि नैब काम कर रही है। अगर तनकीद नहीं और सब अच्छा है और नैब का नाम ही नहीं आ रहा तो इसका मतलब है नैब काम नहीं कर रही। जितना विगरसली ये नैब काम करेगी उतनी लोगों की चीखें निकलेंगी। करप्शन आपको पता है पाकिस्तान में तो हर माशरे के हर शोबे में सरायत कर चुकी है। तो जब इसको हाथ पड़ रहा है, अब नैब पूरी अक्रॉस द बोर्ड जब काम कर रही है तो लोगों की चीखें तो निकल रही हैं और इसलिए इस पर तनकीद भी हो रही है। कभी कहा जाता है कि ड्रैकोनियन लॉ है, हालांकि यकीन कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने असफंदियार वली केस में इसकी एक एक सेक्शन, एक एक सब सेक्शन को खंगाला हुआ है और फिर इसको अप्रूव किया हुआ है और जो इसकी ड्रैकोनियन चीजें थी उसको रिमूव कर दिया है। अब आते हैं आज आपने जो बात की है करंट केसेस की। असल में होता यह है कि जब मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के केस को नैब लेके जाती है कोर्ट में तो अभी रिसेंट हमने जो ट्रेंड देखा है कि उसमें यह मसला आ जाता है कि अच्छा जी अगर इन्होंने मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की थी तो इन्होंने गेन क्या किया था। आज वो जमाना नहीं है कि जिसमें कैश ले लिया जाता था या अपने बैंक में पैसे डल जाते थे। आज पैसे कहीं बाहर किसी मुल्क में किसी और जगह जमा करा दिए जाते हैं और फिर उनको इतना लूप दिया जाता है कि उसको ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है, ऑफशोर कंपनीज में डाल दिया जाता है। तो उसका फिर एक ही तरीका रह जाता है और अभी जो कि दूसरे बाहर के ममालिक ने भी इसको अडॉप्ट करना शुरू किया है, यानी सेक्शन 95 के जरिए ढूंढा जाए कि एसेट बियॉन्ड मींस इनके एसेट क्या है। इशफाक साहब ने बड़ा अच्छी बात की है। एक्चुअली होता यह है कि कंपैरेटिव ये किया जाता है कि एसेट जो हैं जिस वक्त एक्वायर किया गया था उस वक्त उसकी वैल्यू क्या थी और उस वक्त इनकी वर्थ क्या थी जो एक्वायर करने वाला बंदा है, क्या इसकी इनकम थी उस वक्त। तो इनकम का जो लीगल तरीका है वो तो ये है कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न बताती है कि आपकी उस वक्त क्या इनकम आपने डिक्लेयर की हुई है, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी आपकी एसेट्स होते हैं और रिसोर्सेज आप बता रहे होते हैं कि जी मेरा ये कारोबार, तो फिर लीगल डॉक्यूमेंट सिर्फ आपका जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न होती है। और जो आपने डिक्लेयर ही नहीं किए होते एसेट, यानी क्योंकि आपके पास दो डिक्लेरेशन फॉर्म है, एक आपने डिक्लेरेशन जो है वो जमा कराया इलेक्शन कमीशन के पास और एक डिक्लेरेशन ऑफ एसेट यानी आपने वेल्थ टैक्स के साथ जो जमा कराया वो आपने एफपीआर के पास जमा कराया। तो वो नैब हासिल कर लेती है और वहां से उसको पता चल जाता है कि इनने कौन से एसेट डिक्लेयर किए हुए हैं और कौन से ये अब बेनामी है। बेनामी में ये किया जाता है कि उस बंदे को बुलाया जाता है जिसके नाम पे होता है, उसको एग्जामिन किया जाता है, ये कोर्ट की रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट है, और उससे पूछा जाता है कि तुम अपनी रिसोर्सेज बताओ कि तुमने कहां से ये एसेट एक्वायर किया था। तो या तो वो खुद सच बोल पड़ता है या उसको मनी ट्रेल लानी पड़ती है कि जी वो कहां से उसने वो एसेट एक्वायर किया था। तो ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी को इस चीज के साथ सपोर्ट किया जाता है कि जनाब ये देखिए मिसयूज ऑफ अथॉरिटी इन्होंने जहां की है उसके जो गेन है वो मिल आपको कमीशन की सूरत में या रिश्वत की सूरत में नजर नहीं आते, क्योंकि आजकल टेक्निकल मामला है तो वो इस तरीके से एसेट बियॉन्ड मींस के तरीके से निकाल के सामने लाया जाता है। इसी तरह जिस आपने जो बात की कि जो पिछला केस था जिसमें एवेल्युएशन की बात आई थी, होता यह है कि जो जिस वैल्यू पे एक्वायर किया गया होता है वो होती है केस को प्रूव करने के लिए, लेकिन जब जुर्माना किया जाता है तो वो करंट वैल्यू मार्केट वैल्यू पे जुर्माना किया जाता है। या अगर ये बड़ी अहम बात है शाह साहब, लेकिन मुझे वाइंड अप अगर कहा जा रहा है तो मैं आपका शुक्रिया, आपने बड़ी अहम बात आपने और अशफाक साहब ने हमारे नाज़रीन तक आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अशफाक साहब स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद थे और शहजाद साहब कॉल पर थे और आज आपको फहरिस्तें दिखाई हैं, एसेट्स की फहरिस्त, केसेस की फहरिस्त, डिटेल के अंदर जाकर फैक्ट्स एंड फिगर्स बेना